हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड करी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब जैसे जैसे टाइम ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूँगा। आईटी जेई के लिए, नीट के लिए, आपको बोर्ड स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, सीबीएसई के लिए, आईएससी के लिए, सारी चीज़ों के लिए आपको वीडियो मिलेंगी। क्लास 6 to 12 तक की सारी वीडियो इधर मिलेगी और आपको उधर आईआईटी के लिए भी और नीट के लिए भी, दोनों चीज़ के लिए मिलेगी। कंपटीशन के भी सारी वीडियोस मिलेंगे आपको। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे स्टार्ट करना है आज। ये आप लोगों को पता होगा कि फिजिक्स क्लास 11th में 3rd चैप्टर में इसको क्या इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे आप आईआईटी जेई और आप नीट दोनों का लेवल कवर देखेंगे इसमें, साथ में बोर्ड भी कवर हो जाएगा और दोनों चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। स्टार्टिंग करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताना चाहता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन में। सबसे पहले आपको अगर कुछ प्रीवियस अभी वीडियोस नहीं पढ़ी है इसलिए मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा किसी भी कंपोनेंट का, सॉरी पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। मैं जब कोई एक्सिस पे नहीं होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन कर रहा है, यदि वो एक्सिस पे नहीं होता है तो उसका कंपोनेंट कैसे करते हैं ये पहले मैं सिखा दूं, फिर उसके बाद मैं प्रोजेक्टाइल मोशन आपको करवाता हूं। तो देखिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और इसको अगर मैं बोलूं तो ये बोलूंगा कि मैं एक्स वाई क्या है, प्लेन है। यदि कोई ऑब्जेक्ट कुछ एंगल पे, समथिंग कोई भी एंगल, मान लीजिए थीटा एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, मान लीजिए कोई फोर्स ही लग रहा है, वो थीटा एंगल पे यहाँ पे लग रहा है, तो हम इसका 2 कंपोनेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम स्टडी करते हैं या तो एक्स एक्सिस में स्टडी करेंगे या तो वाई एक्सिस में स्टडी करेंगे, ठीक है। बिना एक्स और वाई के हम स्टडी नहीं कर सकते, कोई भी इक्वेशन और कोई भी चीजों को हम फॉर्म या सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमें जरूरी है कि इस फोर्स को या तो हम एक्स एक्सिस में कर लें या तो हम वाई एक्सिस में कर लें, ताकि हमें आसानी से सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैं इसका पहला कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग करना चाहता हूं, तो इसको मैं बोलूंगा ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो होगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट जिधर थीटा है उसके डायरेक्शन में है कॉस थीटा। मींस दैट कि अगर ये वैल्यू अगर मैं पूरा बोलूं तो इसको आप बोलोगे कि ये क्या है, एफ कॉस थीटा है। तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा, एफ साइन थीटा होगा, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू होगी इतना, ये इसको बोलेंगे एफ साइन थीटा और इसको बोलेंगे एफ कॉस थीटा। ऐसे तो मैंने इसको कंपोनेंट कर दिया, एक्चुअली में मैंने बस ऐसे बोल दिया कि ये cos थीटा है और ये sin थीटा है, आप नॉर्मली इसको समझ गए। पर इसके पीछे भी लॉजिक है, ये ऐसे नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर आपको करना भी है तो वो लॉजिक सिंपल सा है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को कैसे किया जाता है। ये चीज कैसे आ गई और ये चीज कैसे आ गई, ये बहुत आसान है, इसमें कोई समझने बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत आसान सा है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसे, तो मैंने क्या बोला कि ये जो f है ना तो y एक्सिस में है ना तो x एक्सिस में है, ये कहीं बीच में है ऐसे या थीटा एंगल पे, ठीक है। इसके मैंने 2 कंपोनेंट कर दिए, ये वाली वैल्यू f cos थीटा, ये वाली वैल्यू sin थीटा। तो इस वाली वैल्यू को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। दिस इज x डायरेक्शन में जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और y डायरेक्शन में क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये कैसे ब्रेक हुआ, तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं थोड़ी सी भी तो आप इसको सिंपल यूज करें। अगर सपोज करिए अगर ये है, मैं इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, मैंने इसको मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां अगर हमने 90 डाल दिया तो अब एक बात बताओ, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो अगर ये 90 के ठीक सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। अब ये 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूस और ये थीटा है तो ठीक सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये हो गया O, ये हो गया A और ये हो गया F। सॉरी ये F की वैल्यू है वेक्टर F, मान लीजिए ये वैल्यू है, ये मान लिया हूं B मान लिया मैंने। अब समझिए कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। तो अगर मुझे ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड मीनिंग मतलब क्या है, ये वाली साइड, ये क्यों, क्योंकि जो OC है वो OB के बराबर होगा ना, क्यों, दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इक्वल होगी, और हमें OA निकालना है। और क्या हमें निकालना, OA निकालना है। अगर मैं AB निकाल लूं वही वैल्यू क्या हो जाएगी, OC की वैल्यू हो जाएगी, ठीक, सॉरी OB नहीं होगा, AB, सॉरी देखिए OC की जो वैल्यू होगी वो AB के बराबर होगी, ठीक है, ये चीज AB के बराबर होगी। और दूसरी चीज जो OA की वैल्यू है वो BC के बराबर होगी, बस हमें लेकिन AB की जरूरत है, ठीक है। अब मैं समझाता हूं इस चीज में, सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें sin थीटा ले लीजिए, इस ट्रायंगल के अंदर sin थीटा क्या होगा, sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना हो गया AB, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया F,
ओबी की वैल्यू कितनी है, एफ है, तो एबी की वैल्यू कितनी होगी, एबी की वैल्यू कितनी होगी, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ध्यान से देखिए, ये ए बी एफ साइन थीटा है, इसका मतलब ओसी भी एफ साइन थीटा होगा, ओसी भी क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो यहां से होगा एफ साइन थीटा। तो मैंने जो कंपोनेंट करके मैंने बताया था कि जो ओसी है या ये वाला कंपोनेंट होता है, ये क्या होता है, एफ साइन थीटा होता है। मैंने यहां से ऐसे लिख दिया था, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई नहीं मैंने कैसे लिखा था। अब ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है इसको आपको, इसमें एक बार cos थीटा ले लो, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में क्या ले लो आप, cos थीटा ले लो। यदि आप cos थीटा लोगे तो आपको क्या दिखेगा, cos थीटा लोगे तो आपको क्या दिखेगा, cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो गया ओए, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया एफ, तो ओए की वैल्यू क्या होगी, एफ cos थीटा, एफ cos थीटा। ये आपको मिल गया ओए की वैल्यू एफ cos थीटा। तो मैंने यहां से इसको लिख दिया था एफ cos थीटा। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने इसका कंपोनेंट कैसे किया था, दो ए हो गया एफ cos थीटा और ये हो गया एफ sin थीटा। ये दो कंपोनेंट करना मैंने सिखाया, ठीक है। याद रखिएगा, जिधर एंगल होता है आसानी से बोल देते हैं कंपोनेंट करने के लिए, जिधर एंगल होता है उधर cos ले लो और उसका जस्ट 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर पे आप एफ sin थीटा ले लो, मींस दैट कि वर्टिकल कंपोनेंट ले लो। सिंपल सा है, लॉजिक है, इसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने ये चीज कैसे करी, ठीक है। आप फिर से कंप्लीट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले समझिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन को ही हम बोलते हैं मोशन इन 2D। मोशन इन 2D का मीनिंग क्या होती है कि जब अब हम मोशन को 2 डायमेंशन में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मतलब कि एक प्लेन, 2D का मतलब क्या होता है, एक प्लेन हो गया सिंपल। अगर मैं कहूं कि ये बोर्ड है तो बोर्ड क्या आप समझोगे, मोशन इन क्या 2D। क्यों, क्योंकि मोशन में अगर इस बोर्ड में मैं देखूं तो ये y एक्सिस माने और इसको x एक्सिस माने, तो ये क्या xy प्लेन है, ये क्या है xy प्लेन। और प्लेन मतलब क्या, एरिया, प्लेन का मतलब क्या हो गया, एक एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब हम जो मोशन पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे या मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे या मोशन इन 2D पढ़ेंगे, तो इसमें सिंपल सा मीनिंग क्या होगी कि हम अब जो मोशन की एनालिसिस करेंगे वो x एक्सिस में भी करेंगे और y एक्सिस में भी करेंगे। इसके पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो मोशन इन 1D पढ़ा था, 1 डायमेंशन मोशन आपने पढ़ा है, या तो x एक्सिस पढ़ा था या तो y एक्सिस पढ़ा था। बट यहां पे हमें दोनों में पढ़ना है, x में भी और y में भी, दोनों में भी स्टडी करते हैं, दोनों में स्टडी करना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होता क्या है, सिंपल सा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग सिंपल से होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजॉन्टल से कुछ भी एंगल पे क्या करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, कुछ भी एंगल पे आपने क्या कर दिया, फेंक दिया। तो अब जब वो फेंकते हैं तो आप वो देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे जाता है। ऐसे आपने फेंका इस ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे जाकर के यहाँ पे क्या आगे फिर से अर्थ से यहीं से छोड़ते हैं आप, वापस इसी अर्थ पे आके क्या हो जाता है, गिर जाता है, यहीं पे आके गिर जाता है, ठीक है। तो इसमें अब आप देखते हो कि ये क्या है, इस पूरे मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अगर सिंपली अगर मैं कहूं तो अगर इस मोशन की अगर हमें स्टडी करनी हो और सिंपली अगर एक्सप्लेनेशन करना हो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो सिंपली लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजॉन्टल से कुछ भी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो तो इस टाइप के प्रोजेक्शन को प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन बोलते हैं, या जिस एंगल पे आप प्रोजेक्ट करते हो उसको प्रोजेक्ट एंगल बोलते हैं। और इस पूरे मोशन के ड्यूरेशन को या टाइम को हम मोशन प्रोजेक्टाइल टाइम बोलते हैं या टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं। और जितना हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जितनी मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट जाता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट बोल देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन में कंसीडर की जाती हैं। तो नथिंग बट सिंपली अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर डेफिनेशन कहेंगे तो कहना तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है कि कोई भी मोशन जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, सिंपली कोई भी मोशन जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, मींस दैट कि इस मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में हम दोनों चीजों की स्टडी करेंगे। मींस ग्रेविटेशनल जी का इफेक्ट देखेंगे यहाँ पे, और एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के थ्रू, वो भी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो मैं सिंपली अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक डायग्राम बनाना चाहता हूं, और सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूं,
और कितना एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, थीटा एंगल पे, और ये ऑब्जेक्ट आपका जाता है और ऐसे कहीं आ करके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये, ठीक है, ये मैं मोशन था। सबसे पहले एक चीज मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज और बात बता देना चाहता हूं जो कहीं पे इंक्लूड नहीं किया जाता। देखिए जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ते हैं तो इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशंस हो जिसको नेग्लेक्ट किया जाता है, जो कि कहीं बताया नहीं जाता। याद रख लीजिए वो क्या क्या नेग्लेक्ट किया। जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो एयर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा एक चीज आपने देखा हो, जब भी आप बाइक पे चल रहे हो या कहीं भी आप तेज चलते हो तो आप देखते हो कि एयर भी आपके ऊपर इंपैक्ट लगाती है। उस इंपैक्ट को मैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कंसीडर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आप फेंक रहे हो, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट लिए हो, तो उसके एयर को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ये चीज को पहला नेग्लेक्टेबल करते हैं। दूसरी चीज क्या नेग्लेक्ट करते हैं हम, जो अर्थ की जो रोटेशन होती है उसका भी इंपैक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, मैं उसको भी नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं, ये भी चीज नेग्लेक्ट हो जाती है। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है अर्थ का, आप देखते हो कि अर्थ ऐसे होती है, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, तो इसका भी इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ता है। अगर फिजिक्स में डीपली आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें क्या होती है इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, लेकिन मैं उन सारी चीजों को क्या कर रहा हूं, नेग्लेक्ट करके मैं स्टडी कर रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये चीजें, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। फिजिक्स में ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जब आगे आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे उन चीजों को भी इंक्लूड किया जाता है, बट यहां पे कोई इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो मैं क्या मान रहा हूं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, और एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से थीटा एंगल पे क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्रोजेक्ट किया है, और इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी यू दिया है। क्या दिया है? यू दिया है। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल किया और आपने देखा भी होगा कि ऐसे जाते जाते कुछ समय के बाद ये ऑब्जेक्ट वापस इस ग्राउंड पे आ जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये आप लोग देखते हैं, इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आप फुटबॉल को आप किक मारते हो, आपने देखा किक मारते हो कैसे जाता है, ऐसे जाके यूं गिरता है। बैट्समैन जब क्रिकेट में बॉल को मारता है वो भी जाके बॉल ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है। जब किसी एरोप्लेन से आप क्या करते हो, एक मिसाइल को भी लॉन्च करते हो, सॉरी एरोप्लेन की बात करो, एयरक्राफ्ट से, तो भी वो कैसे ही फॉर्मेशन करता है, वैसे ही होता है। आप कोई पिस्टल से गन फायर कर रहे हो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ये सारी चीजें बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ही सारी चीजें ये आती हैं। अब ये सारी चीजें एग्जांपल से प्रोजेक्टाइल मोशंस के। अब सबसे पहले मैं अब इसमें स्टडी करना चाहता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम पढ़ रहे हैं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसका इक्वेशन कैसा होता है, इसका इक्वेशन कैसा होता है, इसकी हाइट मैक्सिमम क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, कितना टाइम लगेगा यहां आने में, यहां से यहां आने में क्या टाइम लगेगा, इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे इसमें। सबसे पहले मैं इसके दो कंपोनेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि जो आपने u इनिशियल स्पीड इसको दिया है इस ऑब्जेक्ट को, तो ना तो ये y एक्सिस में है और ना तो ये x एक्सिस में है, तो इसके दो कंपोनेंट मैंने अभी क्या बताया था, कंपोनेंट करना सिखाया था। तो इसका इस एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा एक्सिस पे, ये होगा u cos थीटा, आपको मैंने अभी बताया था, और इसके वर्टिकल एक्सिस में क्या हो जाएगा, u sin थीटा। मेरे v और u में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिएगा, u cos थीटा, u sin थीटा, ये हो गया y एक्सिस में और ये हो गया x एक्सिस में। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये ऑब्जेक्ट यहां पे दो कंपोनेंट, आप कहीं भी इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो, आप चाहो तो यहां पे भी इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो। तो ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल, दैट इज द व्हाट u cos थीटा, दैट इज व्हाट u sin थीटा। हर एक पॉइंट पे आप कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे आप कर सकते हो, जहां पे चाहो कंपोनेंट कर सकते हो। अब मैं आपको इन चीजों को मैं बताना क्या चाहता हूं, तो सबसे पहले समझो बेटा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना तो y में है ना तो x में है, इधर बीच में ट्रैवल कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, ये जो u cos थीटा जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली जो वेलोसिटी है, इसको हॉरिजॉन्टल में खींचने का काम करती है इस ऑब्जेक्ट को, और u sin थीटा जो है वर्टिकल वाली, वो उसको वर्टिकल में खींचने का काम करती है, और दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो ऐसे ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ता है। अब मैं एक बात बताता हूं, यहां ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है या जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसके ऊपर ग्रेविटी का इंपैक्ट पड़ता है और इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ये कांस्टेंट रहती है पूरे थ्रू आउट द मोशन, और ये क्या रहता है, वेरिएबल रहता है, क्योंकि यहां पे ग्रेविटी इन्फ्लुएंस दिखाती है। क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकल में फेंकते हो तो आप देखते हो कि इसके ऊपर इंपैक्ट आता है। तो मैं यहां पे दो कंपोनेंट बताऊंगा। तो ये जो u sin थीटा है ये हमेशा ऊपर की ओर इसको ले जाने की कोशिश करेगा, और u cos थीटा हमेशा नीचे की ओर हॉरिजॉन्टल में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस u sin थीटा को
नीचे ले जाने की कौन कोशिश करेगा, तो जी करेगा। ग्रेविटी जो होगी वो हमेशा इसको क्या करेगी, नीचे खींचने की कोशिश करेगी, और ये हमेशा इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। चलिए ये चीज तो आपको कंप्लीट हो गई। अब मैं बताता हूं कि इसके दो कंपोनेंट आपने कर दिए, तो ये वाली पूरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। इसका कैलकुलेशन भी मैं करना आपको बताऊंगा। और यहां से यहां तक की टोटल टाइम को मैं मान लेता हूं क्या है, टाइम टी। क्या मान लेता हूं, टी। याद रखिए जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन करते हो तो जब ऑब्जेक्ट सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे होता है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। इस ऑब्जेक्ट इस समय हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट का यहां पे होता है, और जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे होता है तो याद रखिएगा इस पॉइंट पे सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वर्टिकल वेलोसिटी मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये कह सकते हो आप y कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, vy कंपोनेंट क्या होता है, जीरो। और इस जगह पे सिर्फ कौन सी वेलोसिटी रह जाती है, u cos थीटा। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था कि u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये x एक्सिस की वेलोसिटी है, इसका y से कोई लेना देना नहीं होता है। और ये वाला जो कंपोनेंट है y एक्सिस वाला, ये हमेशा g के इन्फ्लुएंस में रहेगा, और g हमेशा इसको क्या करता रहेगा, नीचे खींचता रहेगा। खींचते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब ये मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचेगा, तो वहां पे इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जस्ट मिनट, सॉरी डिस्टर्ब हो गया आप लोग को। ठीक है, तो ये चीज यहां पे आपको देखने को मिलता है, जो वी वाई है यहां पे वो जीरो हो जाती है। सॉरी फ्रेंड्स इनकन्वीनियंस के लिए आपको। देखिए तो ये जो है ये क्या है, रेंज है आपका, ये क्या है, रेंज है। यहां पे ये चीज जो है पूरी इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम रेंज बोल देते हैं यहाँ पे, और ये होती है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और यहां से यहां तक जो टाइम लगता है और यहां से वापस टाइम जो लगता है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम जिस एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं उसको प्रोजेक्ट एंगल बोलते हैं। जितने टाइम में ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होके वापस इस ग्राउंड पे आ जाता है, इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको बोलते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब कि हॉरिजॉन्टल पे कितना दूर ऑब्जेक्ट गया होगा, इसको बोलते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेजेक्टरी मोशन। बोलते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका जो इक्वेशन होती है वो ट्रेजेक्टरी होती है। कैसे होती है तो इसको हम अभी देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे इक्वेशंस को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले एक बात बताइए आप लोग, आप इसमें ऑब्जेक्ट में अगर y एक्सिस में एनालिसिस करेंगे तो ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे, और x एक्सिस में जब एनालिसिस करेंगे तो ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करेंगे। मैं मान ले रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से जब आपने फेंका है तो यहां से वापस यहां तक आने में जो टाइम लगा है वो मैं मान लेता हूं कि टाइम कितना था, t है। ये टाइम यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में टाइम t लगा। तो अगर मैं यहां पे सिंपल फॉर्मूले की अगर बात करूं डिस्टेंस और स्पीड और टाइम में, तो सिंपल से आप लोग जानते हो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड क्या है, हम एक्स एक्सिस की मोशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से फेंका जरूर, आपने वाई एक्सिस में मोशन किया जरूर, लेकिन हम कहां जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम एक्स एक्सिस में एनालिसिस करेंगे तो स्पीड क्या थी यहाँ पे एक्स एक्सिस में, u cos थीटा, और डिस्टेंस कितना था यहां से यहां तक जाने में, डिस्टेंस कितना मान लेता हूं कि यहां से यहां तक चलने में डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे x लिया, और टाइम कितना लिया, t लिया। तो यहां से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सी मीनिंग आपको बताता हूं, t की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहां पे। दूसरी चीज मैं क्या बोलता हूं, ये तो आपने टाइम निकाल लिया, अब हम y एक्सिस में एनालिसिस करेंगे, y एक्सिस में एनालिसिस करेंगे। y एक्सिस में एनालिसिस करने के बाद क्या है, y एक्सिस में जब भी x एक्सिस में बात करेंगे तो ये मोशन हो रहा था x एक्सिस में, यहां पे ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब y एक्सिस में हम मोशन करेंगे तो यहां पे हम ग्रेविटी की बात करेंगे। यहां पे सिंपल मैंने क्या निकाला, यहां से यहां तक आने का टाइम निकाला, ऐसे ये टाइम निकाला है मैंने, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं कोई बड़ी चीज नहीं किया हूं, यहां पे सिर्फ यहां से ऑब्जेक्ट आपने फेंका और यहां से ऐसे होते ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा पर आया तो जमीन पे ही ना,
तो ये जो टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, मैंने वो टाइम निकाला है, ठीक है, x अपॉन यू कॉस थीटा। दूसरी बात करते हैं कि हमें हाइट निकालनी है, ऊपर मैं h की बात कर रहा हूँ, हाइट निकालना हूँ। तो आप जानते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर आप फेंकते हो तो मोशन की सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए हम हमेशा सेकंड वाली इक्वेशन रखेंगे। आपने पढ़ा होगा h इक्वल्स टू ut। अब ऊपर फेंक रहे हो तो हमेशा ग्रेविटी नीचे की ओर काम करता है, तो हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि रेफरेंस ही हमने मान लिया है। ऊपर की तरफ क्या मानते हैं? नेगेटिव, और नीचे की तरफ पॉजिटिव। तो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, आप ये पढ़े होंगे। अब इसमें हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है। h की मतलब क्या बात कर रहे हैं हम? y एक्सिस पे एनालिसिस कर रहे हैं, y एक्सिस पे हाइट की बात कर रहे हैं। तो मैं मान ले रहा हूं कि ऑब्जेक्ट में y एक्सिस पे जनरल इक्वेशन की तरीके से मानूं तो y एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है या हाइट है उसको मैंने y मान लिया। अब ये u क्या होगा? यहां पे u ध्यान में रखिएगा, y एक्सिस पे यदि आप एनालिसिस कर रहे हो तो हमेशा वेलोसिटी y एक्सिस की रखी जाएगी, दैट इज u sin थीटा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया u sin थीटा। अब ये टाइम क्या होगा? ये टाइम क्या होगा? तो टाइम आपने ऑलरेडी यहां से यहां तक जाने की बात कर रहे हैं, तो टाइम आप ऑलरेडी इसमें निकाल चुके हो, कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज व्हाट? x बाई u cos थीटा, x बाई u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर। t का मतलब फिर व्हाट टाइम? x बाई u cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से y की वैल्यू जो हो गई, u से u कैंसिल हो गया, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया? टैन थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x टैन थीटा माइनस हाफ g, इसका स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज आपको मिल गई, ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन को मैं ठीक से फिर से रीअरेंज करके यहां पे लिख सकता हूं। देखिए क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू x टैन थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा को अगर आप ऊपर ले जा सकते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट व्हाट? ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, जनरल इक्वेशन आपको मिल गई प्रोजेक्टाइल मोशन का, जनरल इक्वेशन मिल गया आपको। अब देखिए बोला जाता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका जो जनरल इक्वेशन होती है वो कैसी होती है? ट्रेजेक्टरी होती है। ट्रेजेक्टरी कैसे? तो देखिए यहां y की पावर 1 है, यहां x की पावर 1 है, और यहां x की पावर आप देखिए तो 2 है। तो जब भी एक ऐसी इक्वेशन लिखी हो जिसमें एक वैल्यू की पावर 1 हो और दूसरी वैल्यू की पावर क्या 2 हो, तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ऐसा इक्वेशन किसका आता है? पैराबोला का। आपको याद होगा y इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। ये कैसा होता था? पैराबोला। आपने और क्या पढ़ा था? y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। ये कैसा मोशन होता है? ये पैराबोलिक। ये दोनों किस चीज का है? पैराबोलिक का वो है, शाइन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट है उसके ऊपर क्या है? 1 पावर है, जो इंडिपेंडेंट है उसके ऊपर क्या? पावर 2। तो ऐसे जब भी इक्वेशंस आती है इसको बोलते हैं पैराबोलिक मोशन। तो इसलिए बोला जाता है कि जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसका जो पाथ होता है, दैट इज द पाथ, ये पाथ है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है? ट्रेजेक्टरी होती है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी मींस दैट पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक मोशन होता है इसका इक्वेशन। ठीक है, ये बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए जब ये क्लियर है तो मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, एक आध क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन कराऊंगा। प्रोजेक्टाइल सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट पैराबोलिक मोशन करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? सॉरी, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? ट्रेजेक्टरी होता है या प्रोजेक्टाइल होता है? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग करवा देता हूं। कह रहा है कि the trajectory of the projectile motion is represented by y equals to root 3x minus gx square by 2. The angle of projection, the angle of projection आपको बताना है। ये क्वेश्चन इक्वेशन गिवन है, एक ऑब्जेक्ट का इक्वेशन गिवन है। इसमें क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया है कि ये इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है कि इस जो ऑब्जेक्ट फेंका गया है या ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है,
इसका एंगल कितना होगा, किस एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया होगा। तो सिंपल से इस इक्वेशन से आप इस इक्वेशन को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। अब आप देखोगे ये y y हो गया, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे tan थीटा, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है √3, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई √3। अब tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है ये आपको पता है, हाउ मच, tan थीटा इक्वल्स टू हाउ मच, tan 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हाउ मच 60 डिग्री। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को आपने 60 डिग्री पे क्या किया होगा, प्रोजेक्ट किया होगा 60 डिग्री पे। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि किस वेलोसिटी से आपने फेंका होगा, ये भी आप बता सकते हो इस इक्वेशन। देखो यहाँ पे u स्क्वायर, यहाँ पे u स्क्वायर की वैल्यू कितनी, हाफ 1/2, कुछ नहीं। तो यहाँ पे अगर इसको अलग ऐसे कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे u स्क्वायर की वैल्यू नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या 1 है, तो u की वैल्यू क्या 1 लिख सकते हो। बट कोई बात नहीं, हमें बस मेन क्वेश्चन में ही पूछा था थीटा की वैल्यू क्या होगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, यही होगा। तो ये हुआ आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन कंप्लीट हो गई बच्चों। बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज क्या होगी, ठीक है, और एक चीज और बच गया आपका मैक्सिमम हाइट क्या होगी ऑब्जेक्ट का जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो, ये सारी चीजें। तो थैंक यू आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर इसको लाइक करें, बाकी सारी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे धीरे धीरे। थैंक यू।